Hello, everyone. Today, we are going to discuss Semester 5, the future of mechanical engineering, focusing on solid mechanics. Fayoni. Thayani. This subject is the backbone of the future of mechanical engineering and helps students connect theory with real world. हेलो दोस्तों, सॉलिड मैकेनिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम दो बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं जो सच में इंजीनियरिंग की जान है, कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशंस और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, कभी सोचा है क्रिकेट मैच में जब कोई गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बल्ले से टकराती है तो वो बल्ला हर बार टूट क्यों नहीं जाता? इस सवाल का जवाब इंजीनियरिंग के कुछ बड़े ही मजेदार नियमों में छिपा है और आज हम उन्हीं नियमों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करें। इस बल्ले के राज को खोलने के लिए हम सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन के अनोखे रिश्ते को समझेंगे, फिर देखेंगे कि हर मटेरियल का अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे होता है, हुक्स लॉ का 3D अवतार देखेंगे, ये भी जानेंगे कि सिमेट्री कैसे इंजीनियरिंग को आसान बनाती है और आखिर में असली दुनिया की पहेलियां यानी बाउंड्री प्रॉब्लम्स को सुलझाएंगे। तो उस क्रिकेट बैट वाले सवाल का जवाब शुरू होता है स्ट्रेस यानी प्रतिबल और स्ट्रेन यानी विकृति के बीच के एक बहुत ही खास रिश्ते से। चलिए इसे समझते हैं। और इस रिश्ते को जो चीज़ बयां करती है वो है एक तरह की मैथमेटिकल रूल बुक जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन। ये समझिए कि हर मटेरियल का अपना एक कानून है जो ये बताता है कि जब उस पर कोई फोर्स लगेगा तो वो किस तरह से बर्ताव करेगा या डिफॉर्म होगा। अब देखिए, इस इक्वेशन को सिर्फ एक फॉर्मूला मत समझिएगा, ये असल में उस मटेरियल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। जरा सोचिए, स्टील, रबर और लकड़ी तीनों पर अगर एक जैसा बल लगाया जाए तो भी वो सब अलग अलग तरह से बर्ताव करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके अंदर के नियम, उनके कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशंस बिल्कुल अलग हैं। हर एक की अपनी एक अलग ही पर्सनैलिटी है। तो ये नियम कानून बनते कैसे हैं? इसकी शुरुआत एक बहुत ही जाने पहचाने लॉ से होती है। अब हम स्कूल में पढ़े गए हुक्स लॉ को एक नया 3D विराट रूप देने वाले हैं। हम सब ने स्प्रिंग का वो सिंपल सा नियम तो पढ़ा ही है, F = kx। लेकिन जब हम चीजों को 3D दुनिया में देखते हैं, जैसे कि एक क्रिकेट बैट, तो ये सिंपल सा नियम एक ज्यादा पावरफुल रूप ले लेता है, सिग्मा = c × एप्सिलॉन। यहाँ सिग्मा है स्ट्रेस, एप्सिलॉन है स्ट्रेन और सी है सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, इलास्टिसिटी टेंसर। इसे याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, स्ट्रेस सिग्मा स्ट्रेन एप्सिलॉन से सी के जरिए कनेक्टेड है, बस ये सी फॉर कनेक्शन याद रखिए। लेकिन यहाँ एक छोटी सी मुश्किल है, 3D दुनिया में इस सी टेंसर को पूरी तरह से समझने के लिए हमें 81 अलग अलग वैल्यूज चाहिए। अब 81 नंबर्स के साथ कैलकुलेशन करना तो भाई बहुत ही मुश्किल काम है। थैंकफुली इंजीनियर्स ने इसका एक स्मार्ट हल निकाल दिया। प्रकृति को ना सिमेट्री यानी समरूपता बहुत पसंद है। क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन टेंसर सिमेट्रिकल होते हैं, ये 81 का बड़ा सा नंबर घटकर हो जाता है सिर्फ 36। ये पहले से तो बहुत बेहतर है, लेकिन हम इसे और भी आसान बना सकते हैं। अगर हम सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रेन ही नहीं बल्कि खुद मटेरियल की प्रॉपर्टीज में सिमेट्री देखें तो ये 36 का नंबर और भी छोटा होकर रह जाता है। सिर्फ 21 ये एक जनरल एनिसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए होता है, लेकिन असली इंजीनियरिंग में तो कहानी और भी ज्यादा सरल हो जाती है। और ये सरलता आती है मटेरियल की अपनी सिमेट्री से। चलिए देखते हैं कि ये कैसे इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस को बच्चों का खेल बना देती है। इसे समझने का सबसे मजेदार तरीका है एक मिठाई की दुकान पर चलना। आइसोट्रॉपिक मटेरियल एक लड्डू जैसा है, उसे किसी भी तरफ से देखो वो एक जैसा ही होता है। वहीं एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल सोन पापड़ी जैसा है, जिसकी परतें एक खास दिशा में होती हैं। और इंजीनियरिंग में कमाल की बात यह है कि लड्डू जैसे आइसोट्रॉपिक मटेरियल को समझने के लिए हमें 21 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 कांस्टेंट्स की जरूरत होती है। तो एक बार फिर से दोहराते हैं, अगर किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज हर दिशा में सेम हो तो उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, आइसोट्रॉपिक। तो अब हम ये सारे नियम जान गए हैं, पर इन्हें असली दुनिया में ब्रिज या मशीन डिजाइन करने में कैसे इस्तेमाल करें? यहीं पर आती हैं इंजीनियरिंग की असली पहेलियां, जिन्हें हम कहते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स।
किसी भी इलास्टिसिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक पजल को सुलझाने जैसा है। हमारे पास 15 अनजान चीजें होती हैं, 6 स्ट्रेस, 6 स्ट्रेन और 3 डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास ठीक 15 समीकरण भी होते हैं, 3 इक्विलिब्रियम, 6 स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट और 6 हमारी अपनी स्ट्रेस स्ट्रेन यानी कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशंस। 15 अननोन्स, 15 इक्वेशंस, बिल्कुल परफेक्ट। और लीनियर इलास्टिक सिस्टम्स के लिए तो एक चीट कोड भी है जिसे कहते हैं सुपरपोजिशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आप अलग-अलग लोड्स का असर जानते हैं तो उन लोड्स को एक साथ लगाने पर उनका असर भी बस जुड़ जाएगा। ए का असर प्लस बी का असर बराबर होगा ए प्लस बी के असर के। है ना कमाल का शॉर्टकट? तो चलिए एक बार फिर से किसी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए वो 3 सबसे जरूरी सेट ऑफ इक्वेशंस कौन-कौन सी हैं? याद कीजिए, वो है इक्विलिब्रियम, स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट और हमारी कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशंस। तो इस पूरी चर्चा से हमने क्या सीखा? चलिए फटाफट देखते हैं। पहली बात, हर मटेरियल की एक रूल बुक होती है जिसे कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन कहते हैं। दूसरी बात, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ 3D में स्ट्रेस और स्ट्रेन को जोड़ता है। तीसरी बात, मटेरियल की सिमेट्री खासकर आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स में मुश्किल गणित को बहुत आसान बना देती है। और चौथी, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स इन सभी इक्वेशंस का इस्तेमाल करके ये बताती हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट असल में कैसे व्यवहार करेगा। तो ये बात हमेशा याद रखिए, किसी मटेरियल के अंदर के इन नियमों को समझना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, यही भविष्य को डिजाइन करने का पहला कदम है। चाहे वो एक मजबूत पुल बनाना हो या अगली पीढ़ी का कोई स्पेसशिप, हर बड़े इनोवेशन की नींव इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर रखी जाती है। तो अब जब हम नियम जान गए हैं तो एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्या हम किसी खास काम के लिए एक बिल्कुल नई पर्सनैलिटी वाला मटेरियल खुद डिजाइन कर सकते हैं?